Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year Federal Board National Book Foundation, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 अपना विद न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट हेडिंग देखें, ऑक्सिलेशंस। असल में ऑक्सिलेशंस या फिर वाइब्रेटरी मोशन जो है ये एक ही के दो नाम होते हैं। ऑक्सिलेशंस ये वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशंस जो है वो कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी एट इट्स मीन पोजीशंस। ठीक है, जो भी उसकी मीन पोजीशन होगी उसके दरमियान बार बार अगर बॉडी कोई अपनी पोजीशन जो मोशन है उसको रिपीट करती है तो ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाती हैं या फिर ऑक्सिलेशंस या ऑक्सिलेटरी मोशन कहलाती है। अब कोई भी वाइब्रेशन किसी भी फॉर्म में आ जाए, मिसाल के तौर पे ये अगर स्विंग है, झूला है, इसमें देखें ये दो पॉइंट हो जाएंगे ए और बी, इसके दरमियान बार बार वाइब्रेट करता रहेगा। अगर ये पेंडुलम ले लें तो जो घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा होता है वो आगे पीछे मूव करता रहता है। दो फिक्स पॉइंट है जिसके नीचे वो बार बार मूव करता रहता है। तो लिहाजा ये जो दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान बार बार अपनी मोशन को रिपीट करना है, ये ऑक्सिलेटरी मोशंस या फिर ऑक्सिलेशंस कहलाता है। अब हमारे सराउंडिंग से दो तीन चीज़ें एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द मोशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक या जल्जला आता है तो ज़मीन के जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे मूव करते हैं। मोशन ऑफ द बर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइंग, द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक। वो जब गिटार बजाया जाता है म्यूज़िक के साथ तो उसके जो तार होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं गिटार के, वो जो है वो भी मिसाल होते हैं एक ऑक्सिलेशंस के। The complete round trip of an oscillating body or vibrating body about its mean position is called oscillations और vibration। ठीक है, तो complete trip, फॉर एग्जांपल A है, A से ये बॉडी B पे गई, B से ये बॉडी दोबारा A पर आ गई, तो ये जो कहलाती है एक जो है ये एक ऑक्सिलेशन या एक वाइब्रेशन कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज टर्म्स रिलेटेड टू ऑक्सिलेशंस के ऑक्सिलेशन से जो टर्म्स रिलेट करती हैं, जो मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन देखिए, डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ये जो बिल्कुल शुरू में जहाँ पे दरमियान में होता है इनिशियल पॉइंट, वो मीन पोजीशन होती है, उसको ओ से डिनोट किया जाता है। आपने मीन पोजीशन से इसको ए पोजीशन पे ले गए, जैसे ए से छोड़ेंगे तो ये ए बी के दरमियान बार बार वाइब्रेट करती रहेगी। तो ये जो जब ए से बी और बी से होकर ए तक आ जाएगी, एक राउंड अपना पूरा करेगी, तो वन जो वाइब्रेशन है ये पूरी हो जाएगी। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली है जो आपकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन है उसके दरमियान में जितना फासला है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट ओ से बी भी हो सकता है और ओ से ए भी हो सकता है, किसी भी साइड पर, आइदर साइड, कोई भी साइड में जितना ये डिस्टेंस जो है ना वो होगा उसको जो एस आई यूनिट में मीटर से डिनोट किया जाता है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। और एम्पलीट्यूड बेसिकली हाइट ये है, यहाँ से मैक्सिमम जितने पॉइंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट यूँ इस तरीके से, और ये नीचे से ये जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इसको ए से डिनोट किया जाता है। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन। ठीक है, एक ऑक्सिलेशन ओ से बी से ए से दोबारा, यानी कि एक ऑक्सिलेशन, चाहे बी से ले ले चाहे ए से ले ले, ए से लेके बी पे गया, बी से दोबारा ए पे वापस आया, तो एक ऑक्सिलेशन पूरी हो गई उसकी। इस चीज़ को जो है वो टाइम पीरियड कहा जाता है और इसे टी से डिनोट किया जाता है। इसका जो एस आई यूनिट है वो एस होगा। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑक्सिलेशन पर यूनिट टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 20 वाइब्रेशंस, तो हम स्टॉप वॉच लेंगे, ए पे रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, एक आ गई, दूसरी वाइब्रेशन, तीसरी वाइब्रेशन,
चौथी वाइब्रेशन। तो हम जो है जैसे 20 वाइब्रेशंस पूरी होंगी तो हम उसको जो है देख लेंगे कितने टाइम पे वो पूरी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब जो फ्रीक्वेंसी है ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, ये चीज़ें पढ़ी हुई है आपने पहले, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1/f होता है या फिर f इज इक्वल टू 1/t होता है, रेसिप्रोकल होगा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का। एंगुलर ये एक नई चीज़ है, ठीक है। एंगुलर किसे कहते हैं कि जब वो पूरा गोल दायरे में एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, एंगुलर यानी गोल दायरे में, सीधा नहीं जाएगा आगे पीछे, गोलाई में होगा, तो वो जो है इसकी कहलाती है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये बराबर होता है 2πf। 2πf क्यों लेते हैं? क्योंकि जो एक सर्कल है, अगर हम पूरा एक सर्कल ले लेते हैं तो पूरे एक सर्कल का एक चक्कर लगाना जो है वो सरकमफेरेंस होता है, उसका फार्मूला 2πr होता है। सो लिहाजा 2π ले लेते हैं हम। ये पूरे एक सर्कल का सेंटर एंगल कितना होता है? 2π 360, ठीक है ना। पूरा एक सर्कल, एक दायरे का जो एंगल है वो 360 होता है, जिसे 2π कहते हैं, और 2πf आ जाएगा, और f किसके इक्वल है? 1/t, तो लिहाजा 2π/t के इक्वल हो जाएगा ये। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। लेट्स सपोज करें कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, ये हमने एक फ्रिक्शनलेस, बहुत कम फ्रिक्शन वाले जो है ना उसकी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, पीछे स्प्रिंग के साथ बांध दिया, ये इनिशियली तौर पर O पॉइंट पे है। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के हम इसको खींच के जो है ना वो A पोजीशन पर ले गए, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया ना ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा इसका, ये जितना उसने फासला तय किया है। जैसे ही आप इसको A पे छोड़ेंगे तो ये A से वापस यहाँ पे A स्प्रिंग के साथ वापस जाएगा और ये पीछे B पोजीशन तक जाएगा। इस तरीके से ये A से O, O से B, B से O, A, ये बार बार इन्हीं दो पोजीशंस के दरमियान आगे पीछे जो है वो मूव करता रहेगा। अब ये जो x है ये x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, सो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। अब देखें, आप जितनी फोर्स लगाते जाएंगे उतना इसको ज़्यादा खींच सकते हैं, जितनी फोर्स लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा खींच सकते हैं, तो लिहाजा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फिर फोर्स के। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, F इज इक्वल टू kx। k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F किसके इक्वल होता है? ma के। इस तरह मैं इस ma को इज इक्वल टू के एक्स कर सकता हूँ, m मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू के एक्स ओवर m। सो k ओवर m जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये चेंज जो है वो नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट रहती हैं। a इज इक्वल टू कांस्टेंट x। अब कांस्टेंट की को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी में। सो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के। अब ये जो फोर्स लग रही है ये ऑपोजिट है उसकी डायरेक्शन के, सो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। क्यों? क्योंकि आप स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपने स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसके अगेंस्ट काम किया। इस डायग्राम से अगर हम देखें तो जो फोर्स है वो कहाँ खींच रही है? इस तरफ। स्प्रिंग कहाँ खींच रहा है? इस तरफ। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो लिहाजा जो है हम चाहे तो आप यहाँ पे भी -kx लगा के आगे कर सकते हैं, नहीं तो एंड में भी आप लगा सकते हैं, क्यों? यही बताना है कि आप जो है वो अगेंस्ट द जो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। तो k जो है, k ये जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर होता है।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं, देख लें, तो k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो f का क्या हो जाएगा, न्यूटन फोर्स, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये ऊपर इस तरह भी ठीक है, न्यूटन पर मीटर भी कर सकते हैं आप। यही जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। अब अगर यही हमने एंगुलर फाइंड आउट करना है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई थी, इससे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वो थी कि a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m और x। ठीक है, माइनस पहले लगा लेंगे, मैंने एंड में लगा दिया था, एक ही बात है। अब यहाँ पे अगर तो एंगुलर है तो k ओवर जो m है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है आपने कि एंगुलर जब भी आ जाएगा, लीनियर वगैरह के लिए नहीं, एंगुलर जब गोल दायरे में होगा उसके लिए क्या होता है, ओमेगा, तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, के ओवर एम का अंडर रूट, दोनों का अपने स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरीके से भी जो है वो एंगुलर के लिए भी यही डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होगी, वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के इक्वल आएगा। एक ही बात है, वो इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, ठीक है। सो द रिलेशन दिस शोज दैट द ऑक्सिलेटिंग मास एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो गोल दायरे में घूम रहा है, चाहे वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, दोनों सूरतों में ये जो मास होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह मूव करेगा अपने दो मीन पोजीशंस के दरमियान में। इसकी जो एक्सेलरेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, ठीक है, मीन पोजीशन के ऑपोजिट की तरफ आएगी। अगर जो है वो बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो बैक साइड, और अगर वो बैक साइड मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। 17.3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। असल में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन है, इन दोनों के में बहुत क्लोज बेसिकली रिलेशन होता है। कई ऐसे जो है इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो सर्कुलर मोशन है उसमें कॉमन होती हैं, यानी उसमें एक जैसी होती हैं। अब इसको जो है हम इस डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल ओ, यहाँ से एक पॉइंट ये पी मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में, और जो इसका रेडियस है यानी कि ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट हम उसको कहते हैं, और ये एक्स वाई प्लेन में, एक एक्स और एक वाई के प्लेन में है। वेलोसिटी अभी मैंने बता दिया वो एंगुलर होगी, जब भी गोल दायरे में घूमेगा तो एंगुलर होगी। लीनियर की फॉर्म में वो वी आई और वी एफ होती है, एंगुलर की फॉर्म में ओमेगा से इसको शो किया जाता है, एज शोन इन द फिगर। एट द सेम टाइम क्यू बी द प्रोजेक्शन ऑफ पी। अब यहाँ पे देखेंगे, हम देखें क्यू प्रोजेक्शन ऑफ पी एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ये ऑक्सिलेशन करेगा अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ बिटवीन माइनस एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट, ठीक है। ये इसमें माइनस एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट के माइनस एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट के दरमियान में ये जो है वो इस डायमीटर के दरमियान में ऑक्सिलेट करेगा। कैसे, ये है, ये यूँ गोल दायरे में घूमेगा, प्लस में चल रहा है, यहाँ पे जाके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, फिर दोबारा प्लस में हो जाएगा। ये प्लस और माइनस जो है इस एक्सिस एक्स के उसके दरमियान में चल रहा है। सो इस तरीके से जो जितना टाइम वो एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर में लगाएगा, लेट्स सपोज कि वो यहाँ पे है, तो घूम के जितना वो यहाँ पे एक चक्कर लगाएगा सर्कुलर पाथ का, वो उसके टाइम पीरियड के इक्वल होगा, और वही उसका वन ऑक्सिलेशन जो है वो काउंट होगा। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि ए से बी पॉइंट में जो एक पूरा एक चक्कर लगा लेता था, वन ऑक्सिलेशन होता था। यानी कि अगर मैक्सिमम पॉइंट जो है वो ए है, ए से ओ से बी, बी से ओ, और ए जो पीछे किया उसके दरमियान में जो एक चक्कर था वो ऑक्सिलेशन है। ऐसे ही ये एक पॉइंट से सर्कुलर पाथ में जितना भी एक लगा लेगा वो इसका भी जो है वो हमारे पास एक जो है वो ऑक्सिलेशन कहलाएगी। इसके लिए
अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो ये ट्राइंगल को आपने ज़हन में रखना है, P O एंड Q, ठीक है, ये ट्राइंगल को ज़हन में रखें। इस ट्राइंगल को इस तरीके से हम सेपरेटली बाहर निकाल लेते हैं अगर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा x बाय एक्स नॉट। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, x नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी के, एंगुलर है, पीछे पढ़ा हुआ है आपने, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और x ही जो है वो टोटल उसकी ये डिस्प्लेसमेंट थी। इस तरीके से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर के लिए। नेक्स्ट देखें एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करते हैं, देखें वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट T, जो पॉइंट P है इसकी कहीं पर भी वेलोसिटी जो है किसी पॉइंट पे अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या होगी, Vp वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट के जो उसके अलॉन्ग जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, ये इस डायग्राम के ऊपर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे इसके अलॉन्ग होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v होगी, पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जांपल q से जो हम करते हैं, q से प्रोजेक्शन हमने कर दिया, ये देखें ये q से प्रोजेक्शन p के ऊपर हमने उसके टेंजेंट के ऊपर ड्रा कर दिया, तो ऐसी सूरत में अब ये वाले आप सारा डायग्राम ध्यान में रखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, ये थीटा, ये है वेलोसिटी एट p पॉइंट, यहाँ पे ये vp है। ऐसे में जो ये वेलोसिटी हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, Vp कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कैसे, कि पूरे की जो है वो दोनों जो थे x और y के जगह में जो सेंट्रल एंगल था वो 90 डिग्री था, और ये जो है बाकी जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। डायग्राम से देखते हैं कि ये देखें ये एंगल कितने का है, 90, ये कितने का है, थीटा। अब इसका जो एंगल निकालेंगे वो कैसे करेंगे, 90 में से इस थीटा को निकाल देंगे तो हमारे पास ये एंगल रह जाएगा, तो हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। अब ये मैथ में आपने पढ़ा हुआ है कि जब हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये एस सी में बदल जाता है, साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर आ जाता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा तो ये हो जाता है कॉस थीटा, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू वी पी साइन ऑफ थीटा, चूँकि साइन कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, दैट साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ से चूँकि साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैंने साइन के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सो v इज इक्वल टू वी पी, इस साइन थीटा की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट, चूँकि ये जब ये स्क्वायर में नहीं है तो उसमें करके उसका अंडर रूट आ जाएगा। सो इसको फिर हम यूँ कर सकते हैं दैट v इज इक्वल टू वी पी किसके इक्वल था, एक्स नॉट ओमेगा के, पीछे किया हमने, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट। अब जो हम एक पिछली इक्वेशन अभी हमने की है उसमें हमने क्या किया था कि जो, तो फिर इस तरीके से v इज इक्वल टू ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, बाकी ये क्या बन जाएगा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंगल के मुताबिक जो पीछे हमने किया है उसके मुताबिक हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट। यही इसकी हमारे पास वेलोसिटी होगी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें कि हमने जो है इसके फर्स्ट
3 टॉपिक्स किए हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला फेज से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू वेरी मच।